गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक जवाहरलाल नेहरू का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने नेहरू जी के जीवन परिचय, उनके जीवन से संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम तथा उनके द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओं, उनकी रचनाओं, उनके भाषण से संबंधित जो भी तथ्यात्मक जानकारी थी हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि नेहरू जी के विचारों पर जो प्रभाव है, जो बाह्य प्रभाव और जो अपना जो पारिवारिक है या जो आंतरिक प्रभाव है, उन दोनों का हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे कि मतलब नेहरू जी के क्या प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने विभिन्न जो मानवतावादी हैं, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद संबंधित है या फिर लोकतांत्रिक समाजीकरण के संबंध में हैं या जो अपने राजनीतिक जो विचार हैं इनके संबंध में वो किससे प्रभावित और क्या क्या अपने विचार प्रदान करते हैं, उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेहरू जी के विचारों पर प्रभाव। देखिए, आप सभी को पता है, अपनी पिछली कक्षाओं में खूब पढ़ के भी आए कि किसी भी व्यक्ति के अपनी जो प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार होता है। और आपको पता होगा कि पंडित नेहरू का परिवार बहुत ही धनाढ़ है और इनके जो पिता जो मोतीलाल नेहरू तत्कालीन भारत के बहुत बड़े बैरिस्टर और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में प्रमुख योगदान निभाने वाले में से एक थे। तो इनके पिता का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मोतीलाल नेहरू का जवाहरलाल नेहरू पर बेहद प्रभाव पड़ा तथा साथ ही साथ जब ये अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके और ब्रिटेन से इंडिया आए, इंडिया आकर जब उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार से सफलता अर्जित करके ब्रिटिश सत्ता को झुकना पड़ा आखिर में, और गांधी जी ऐसे कुछ जो भेदभावकारी विभेदकारी कानून थे उनको बदलवाए, तो गांधी जी की जो प्रसिद्धि है वो पूरे विश्व में फैल रही थी। और हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उसके नेतृत्व में भी आस्था बलवत होती गई कि अब गांधी यहाँ आकर हमारे देश का नेतृत्व करें। और क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर भी राज कर रहा था, ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका में भी राज कर रहा था, तो यहाँ का और वहाँ का कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि दोनों अफ्रीका भी ब्रिटिश उपनिवेश था और भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश था। तो हमें वहाँ सफलता प्राप्त हुई गांधी जी को, तो हम चाहते थे कि यहाँ भी मिलें। तो आप देखिए कि इनके विचारों पर सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा उनके पिता का, लेकिन बाद में उनके जो जीवन पर प्रभाव पड़ा वो है गांधी जी का। तो गांधी जी का इनके जीवन पर बेहद प्रभाव पड़ा। आपको पता होगा कि जो व्यक्तिगत जो अपना जो सत्याग्रह जो आंदोलन चला गया था, तो उसमें जो विनोबा भावे के बाद दूसरे जो सत्याग्रही थे वो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो गांधी जी का इनके जीवन पर बेहद प्रभाव पड़ा। गांधी जी का जो अहिंसा और मानवतावादी जो प्रभाव है वो बहुत उन पर प्रभाव दिखता भी है, और उन्होंने मानवतावादी दर्शन में इस सामने अपनी व्याख्या भी की है। तो आप समझ सकते हैं कि नेहरू पर पिता और गांधी जी दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। फिर अपन जब कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो पाश्चात्य देशों में अर्थात ब्रिटेन में प्राप्त की थी, वहाँ के हैरो स्कूल में, फिर ट्रिनिटी कॉलेज में, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा अपना हायर एजुकेशन उन्होंने ब्रिटेन में कंप्लीट किया था। तो आप देखिए, वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, उन्होंने विशेषकर से कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवादी समाजवाद इसको कहा जाता है, इससे बेहद प्रभावित हुए, बेहद उन पर जीवन पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो वह मतलब मार्क्स से बहुत प्रभावित हुए दिखते हैं। और इन सब के अतिरिक्त वहाँ का उन्होंने फैबियन समाजवाद, सिडनी वेब और वेटिस वेब, और इन्हीं के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था सिन फिन आंदोलन, तो उसमें भी वो शरीक हुए। वो उन्होंने जब अपन स्टडी कर रहे थे या बाद में जब भी विदेश यात्रा पे गए, तो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए आंदोलन संस्थाएं या विचारक उनसे उनका मिलना शुरू रहा, तो इससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। तो इसमें सबसे प्रमुख हम देखते हैं एनी बेसेंट तथा उनके जो प्रारंभिक शिक्षक थे भारत में टी ब्रुक्स, इनसे भी बहुत प्रभावित हुए। और जो एक दार्शनिक हैं बर्ट्रैंड रसेल का भी बहुत बड़ा प्रभाव इन पर दिखाई देता है। कांट हैं, स्पेंसर हैं, आइंस्टीन हैं, फिर जेएस मिल हैं, ग्लेडस्टोन हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, ये सभी प्रभावित, इनके विचारों से बहुत बड़े प्रभावित नेहरू दिखते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि मानवतावाद पर गांधी जी के अतिरिक्त अगर मतलब
नेहरू जी पर किसी का प्रभाव पड़ा है तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर से भी बहुत प्रभावित हुए दिखते हैं। ठीक है, फिर हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो नेहरू गौतम बुद्ध, ईशा के सत्य और अहिंसा के उपदेशों से भी प्रभावित हुए। ठीक है, फिर इन्होंने जो अपना जो जीवन दर्शन है नेहरू का, जिसको हम विश्व दर्शन के रूप में भी कह सकते हैं, तो इनमें भी आप देख सकेंगे कि इन्होंने इन जो उपरोक्त मैंने आपको पहले बताया कि इनसे बेहद प्रभावित दिखे, तो इनके बाद में जो अपनी रचनाएं लिखी, जो अपने विचार व्यक्त किए, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विचार प्रतिपादन किए हैं। तो देखिए आप, नेहरू का एक कथन है कि जिंदगी के संबंध में हम सबका कोई न कोई जीवन दर्शन होता है, वह महज धुंधला हो या किसी हद तक स्पष्ट। देखिए, हम सबका अपने जीवन में कोई न कोई अपनी एक फिलोसॉफी होती है। हम सबके जीवन का एक दृष्टिकोण होता है, एक उपागम होता है। हम कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में एक ध्येय बनाते हैं। हम जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से बेहद प्रभावित दिखते हैं। हम अपने जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, अपना जीवन दर्शन का एक फलसफा तय करते हैं। तो उसी प्रकार से नेहरू भी कहते थे कि हम सभी के जीवन में कोई न कोई एक जीवन दर्शन होता है जिससे हम बेहद प्रभावित होते हैं, उसका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो सकता है किसी का धुंधला हो, किसी का स्पष्ट हो, या हो सकता है किसी महज ही धुंधला हो और काफ़ी हद तक स्पष्ट भी हो सकता है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कथन है जो काफ़ी हद तक एक बहुत बड़े भाव को प्रकट करता है। नेहरू जीवन दृष्टि में बहुत बुद्धिवादी और यथार्थवादी है। आप समझ सकते हैं, कई मुद्दों पर गांधी जी के साथ उनका मतभेद भी था, लेकिन मनभेद कभी नहीं रखा। मतभेद जरूर था, मनभेद नहीं था। इसलिए आप गांधी जी से काफ़ी विचारों पर मतभेद होते हुए भी गांधी जी को पूर्ण अपार श्रद्धा थी और पूरा विश्वास था कि नेहरू, मैंने आपको पहले बताया कि कण की भांति पवित्र है और देश उनके हाथों में सुरक्षित है, इतना विश्वास जताते थे। ठीक है, तो ये बुद्धिवादी अर्थात बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो यथार्थवादी थे। कल्पना जगत में या आदर्शवादी बातों में वो थोड़ा कम अपने विचार प्रकट करते थे, तथा वे कार्य कारण के भौतिकवादी सिद्धांत द्वारा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व और घटना की व्याख्या करने में विश्वास करते थे। कारण कार्य, क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में कि ये है तो वो है, इस प्रकार से। तो ये भौतिकवादी सिद्धांत द्वारा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व और उसकी घटनाओं की व्याख्या करने में भी विश्वास करते थे। आप देखते हैं कि नेहरू ने हिंदुस्तान की कहानी, उनके भाषण बेसिक अप्रोच में जीवन दर्शन पर खुलकर बात की है। इनकी जो पुस्तक है हिंदुस्तान की कहानी, तथा उनका एक भाषण है बेसिक अप्रोच, उसमें उन्होंने अपनी जो लाइफ फिलोसफी है उसके संदर्भ में खुलकर सभी बातें की हैं। अपने जीवन दर्शन में नेहरू कभी भी मार्क्सवादी, भौतिकवादी, कभी वेदांत की रहस्यमय गुत्थियों की वास्तविकता से करते हुए आदर्शवाद की ओर झुके दिखाई देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेहरू हैं वो काफ़ी हद तक मार्क्स के भौतिकवाद से बहुत प्रभावित हुए दिखते हैं। ठीक है, आप पढ़ के आए मार्क्स का भौतिकवाद तो आपको याद ही होगा, और नहीं तो एक बार स्मरण कर लीजिएगा। तो इससे वो बेहद प्रभावित दिखते हैं, तथा वेदांत दर्शन की रहस्यमय गुत्थियों की वास्तविकता में करते हुए वे आदर्शवाद की तरफ भी झुकाई दे देते हैं। आदर्शवाद की तरफ वो काफ़ी विश्वास करते हैं और उसमें अपना विश्वास जताते भी हैं। वस्तुतः वे नैतिकता का समर्थन धर्म से जोड़ते हैं। कौन? नेहरू। नैतिकता है इसका संबंध धर्म से जोड़ते हैं और ऐसे ईश्वर की तलाश करते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी नैतिकता की समस्या को हल तो कर सके परंतु पाखंडवाद से दूर रहें। मतलब वो ईश्वर, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू नास्तिक थे, नेहरू का ईश्वर में विश्वास नहीं था, ऐसा कुछ ही नहीं था। वो बिल्कुल यथार्थवादी थे और बुद्धिवादी थे और मानवतावादी उनका सबसे पहला धर्म था। तो वो कहते थे कि मैं नैतिकता का संबंध धर्म के साथ जोड़ता हूँ और मैं ऐसे ईश्वर की तलाश करता हूँ वो जो नैतिकता की समस्या का तो हल कर सके परंतु पाखंडवाद से दूर रहे, क्योंकि उनको कर्मकांड में किसी प्रकार का यकीन नहीं था। नेहरू संचयवादी भी थे। ये गांधी जी से प्रभावित हुए। वे मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार करते हुए मानव इतिहास में महापुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे। मैं बात कर रहा हूँ नेहरू जी की, कि वो गांधी जी से प्रभावित हैं और मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद से भी प्रभावित हैं और इसकी जो व्याख्या करते हुए वो मानव इतिहास की जो क्योंकि आपको पता है इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या है ना, उसमें मार्क्स क्या कहते थे? मार्क्स ये कहते थे कि इतिहास कोई महान व्यक्तियों की देन नहीं है,
बल्कि जो कुछ भी अलग अलग अवस्थाओं में जो भी जो आर्थिक संसाधन हैं या जो आर्थिक जो साधन हैं उन्हीं के संदर्भ में लेकर जो घटनाक्रम हुआ उसी का इतिहास हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर नेहरू क्या कहते हैं कि नहीं, इतिहास में, मानव इतिहास में महापुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सामंजस्य को बढ़ावा देना चाहते थे, बिल्कुल गांधी की तरह। क्योंकि मार्क्स कहते थे कि समाज में दो वर्ग हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, जिसको मार्क्स ने कहा है बुर्जुआ और सरवारा। बुर्जुआ मतलब अमीर, सरवारा मतलब श्रमिक और गरीब लोग। अब दोनों के हित बिल्कुल विपरीत होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि पूंजीपति बुर्जुआ वर्ग या अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, निजी संपत्ति एकत्रित करते हैं। लेकिन जो श्रमिक हैं, जो वो अपनी मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते हैं और उनको कम से कम मजदूरी दी जाती है, तो श्रमिकों के और मालिकों के मध्य दोनों के हित प्रतिकूल होने से उनमें संघर्ष होता है, उसमें क्रांति होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे नेहरू जी क्या कहते हैं कि नहीं, वर्ग संघर्ष कोई स्थान नहीं है, बल्कि वर्ग सामंजस्य, वर्ग में आपस में एक प्रकार का एक दूसरे के पूरक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो नेहरू का संशयवाद का अंत किसी अनास्थावाद में नहीं होता है, अपितु उनका संशयवाद एक प्रकार के अनेकांतवाद में विकसित हुआ, जो अलग अलग जो अपने दर्शन के सामने में जो अनेक मत के रूप में अपने जो विचार व्यक्त करते हैं उसी के रूप में इन्होंने अपना जो संशयवाद है उसको विकसित किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि नेहरू पर का इनका बहुत बड़ा प्रभाव उल्लेखित दिखाई देता है। अब हम देखते हैं नेहरू के मानवतावाद के संबंध में क्या अपने विचार हैं। तो देखिए, नेहरू एक महान मानवतावादी थे, क्योंकि वो मानवता को परमो धर्म मानते थे, सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे और मानवता में उनका यकीन था। तो मानवतावादी विचारधारा में पूरी तरह से वो विश्वास रखते हुए कहते हैं कि जो मानव अर्थात समाज मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे, मानव के कल्याण के साधन माने। मतलब वो मानवतावादी उसी को कह सकते हैं जिनका सर्वश्रेष्ठ साध्य मानव होता है और समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखें और मानव कल्याण का वो साधन मानकर आगे बढ़ें या उसमें यकीन करें। अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास की पूरी विचारधारा है। वो मनुष्य के व्यक्तित्व, मनुष्य के विकास और उसके चहुमुखी विकास अर्थात सर्वांगीण विकास पर बल देने की बात करते हैं। और इस संबंध में उनका टैगोर का कथन है कि ईश्वर की सत्ता में हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दें और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दें, हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भले ईश्वर की सत्ता को आप मत मानिए, लेकिन कभी भी मनुष्य की सत्ता का इनकार मत करो। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को निरर्थक बना दे तो हमारे लिए फिर आशा ही क्या रह जाएगी। इसलिए मनुष्य सबसे बड़ा है। मनुष्य की उसकी पवित्रता में विश्वास करते हुए इस संबंध में वो अपना पूर्ण आस्था व्यक्त करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य आदर्श मानवतावाद है और नेहरू ने जनता के जीवन में ही अपना जीवन खपा दिया था। आप समझ सकते हैं, इतने धनाढ़ी परिवार के होते हुए, संपन्न परिवार के होते हुए भी इन्होंने सब ऐशो आराम को त्याग करके अपने जीवन के अमूल्य 9 वर्ष जेल में उन्होंने गुजारे। वो करीबन टोटल उनका पूरा स्वतंत्रता आंदोलन के सभी थोड़ा बहुत कम एक साथ नहीं, जबकि टुकड़ों में सब कुछ मिला के 9 वर्ष बनते हैं। उनके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति बेहद महत्वपूर्ण था। साथ ही इन्होंने अपने जीवन, जब तक वो अपने देश का नेतृत्व करते रहे, उन्होंने अपना जो जीवन है वो देश की जनता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मानव जीवन का समर्थ और पूर्ण बनाने के लिए जीवन भर कठोर परिश्रम किया उन्होंने। वे स्वयं महान आत्मा थे और उनकी असली महानता इसमें थी कि वे मानते थे कि व्यक्ति केवल अपने लिए पैदा नहीं होता है, अपने पड़ोस, अपनी जनता के लिए होता है। उन्होंने कभी भी आराम का ध्यान नहीं किया। वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए सर्व ऐशो आराम छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि त्याग देखिए उनके जीवन में, किसके लिए, मानव के लिए, महानता के लिए। ठीक है, तो वो कभी अपने लिए पैदा ही नहीं हुए। ठीक है, वो हमेशा आम जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए बिल्कुल, वो आप देख सकते थे स्वतंत्रता संग्राम में कितना उनका संघर्ष आप उनको दिखाई देता है। इसलिए नेहरू का जन से बड़ी कोई सत्ता नहीं थी। उनके लिए जन अर्थात लोग बहुत बड़ी एक पूंजी थी, बहुत बड़ी सत्ता थी। और इस जन सेवा को वो धर्म के रूप में मानते थे। इसलिए केपी करुणाकरण कहते हैं कि उन्होंने मानवतावाद का झंडा बहुत ऊंचा उठाया। ठीक है, नेहरू की हर विचारधारा का केंद्र
चाहे कुछ भी हो, लेकिन चाहे मतलब अंतर्राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रवाद हो, क्योंकि व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते थे। आई बात समझ में? इसलिए व्यक्ति को उनका बहुत बड़ा मतलब विश्वास है और उनकी सत्ता में उनको यकीन है, और व्यक्ति के कल्याण, मानवता के कल्याण में वो पूरी तरह आस्था रखते हैं। केटी नरसिंह शाह एक सब वो मतलब अपना विचार कहते हैं कि नेहरू का मानवतावादी चिंतन उन्हें विश्व नागरिक की स्थिति में प्रस्तुत करता है। विश्व नागरिक, ध्यान रखना, किसी देश के नागरिक के नाम से नहीं, विश्व नागरिक, क्योंकि उनका जो मानवतावादी चिंतन था वो सभी मनुष्यों को कल्याण की बात करता है, सभी मनुष्यों के आध्यात्मिक मतलब उनके विकास की बात करता है। नेहरू ने अपने मानवतावाद की धारणा आध्यात्मिक आधार पर नहीं अपितु लौकिक आधार पर किया, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं आध्यात्मिक सत्ता के प्रति, लौकिक आधार, भौतिक आधार पर किया है। इस तरह से उनका इस धारणा को लौकिक मानवतावाद भी हम कह सकते हैं। नेहरू पारलौकिक सुखों की अपेक्षा व्यक्ति के लौकिक जीवन की नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाने में विश्वास करते थे। पारलौकिक सुख मतलब वो सुख जो मनुष्य को आध्यात्मिक सत्ता में प्राप्त होते हैं, उन सुखों में कम यकीन था। ज़्यादा सुख किसमें यकीन था कि व्यक्ति के लौकिक जीवन, जो भौतिक जीवन में जो भी वर्तमान हम जी रहे हैं, ये हमारा भौतिक जीवन है, तो इसमें नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाने में उनका पूरा विश्वास था। एक मानवतावादी चिंतक के रूप में नेहरू ने अपनी संपूर्ण विचारधारा का मूल केंद्र किसको स्वीकार किया गया है? मानव को स्वीकार किया गया है। और नेहरू का मानवतावाद समाज में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, शोषण, पिछड़ेपन को मिटाकर एक न्यायपूर्ण और मानवोचित समाज व्यवस्था की स्थापना का पूरा समर्थक है। और ऐसी आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्था को पूर्ण महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया और उसको माना, और उस देश में लोकतांत्रिक समाजवाद को उन्होंने लागू करने का भी काम किया।